तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। दरअसल हमारे अंदर सुरक्षा के एहसास की जड़ें बहुत गहरी हैं। हम शिद्दत से चाहते हैं सेहतमंद रहना, चाहे हालात जैसे भी हो। अब गर्मी के मौसम को ही ले लीजिए, शरीर में पानी की कमी ना हो, लू ना लग जाए, इसीलिए बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए हम सब पूरी कोशिश करते हैं। पानी की एक बोतल हमेशा अपने साथ रखते हैं। लेकिन हुसैन, दिक्कत तब शुरू होती है जब सहूलियत के चक्कर में जाने अनजाने शरीर को नुकसान पहुंचने लगता है और यही लापरवाही जान की दुश्मन बन जाती है। अब प्लास्टिक की इस बोतल को ही ले लीजिए, घर से लेकर दफ्तर तक, पार्क से लेकर सड़कों तक, आज जहां भी नजर दौड़ाएंगे हम, प्लास्टिक की ये बोतलें हर जगह अमूमन हर एक के हाथ में नजर आएंगी। और आप सोच रहे होंगे तो इसमें क्या हर्ज है भाई, ये तो बहुत सामान्य सी बात है। लेकिन ये नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। बहुत गौर से सुनिए। वाटर बॉटल शरीर में माइक्रो प्लास्टिक के कण भेजने वाला सबसे बड़ा सोर्स बन चुका है। स्टडी के मुताबिक हर घूंट के साथ प्लास्टिक के पार्टिकल्स पेट, लंग्स, ब्रेन और ओवरीज में जा रहे हैं। जबकि पहले से ही तमाम ऐसे सोर्स हैं जिनके जरिए शरीर में माइक्रो प्लास्टिक पहुंच रहा है, चाहे वो सांस लेने वाली हवा हो, टैप वाटर ही क्यों ना हो, चीनी, नमक या फिर शहद हो। यही वजह है कि हर साल 78,000 से 2,11,000 के करीब प्लास्टिक के कण हमारे शरीर में चले जाते हैं। ठीक सुना है आपने। इसका क्लियर अंदाजा आपको इस तस्वीर को देखकर लगेगा जो हम अब आपको दिखा रहे हैं। हम जो प्लास्टिक का कचरा बाहर फेंक रहे हैं, उसे पशु जो है, जानवर जो है, उसको खा लेते हैं उसके साथ की चीजों के चक्कर में। और एक मृत गाय के पेट से करीब 50 से 60 किलो प्लास्टिक निकाला गया। ये सब बताने के पीछे मकसद सिर्फ इतना है कि सहूलियत के चक्कर में सेहत को आफत में मत डालिए, ना अपनी ना जानवरों की। पानी की इस बोतल की जगह कॉपर की बोतल का इस्तेमाल करें। आजकल तो मिट्टी की बोतलें भी आ रही हैं, उनका इस्तेमाल करें। ये हैंडी भी है, जिसमें पानी भरकर हम और आप आसानी से कहीं भी इसे कैरी कर सकते हैं। कितनी ही चीजें हैं, लोहे की कढ़ाई, पीतल के भगोने, तांबे के जग, ग्लास, स्टील के बर्तन, जो गुणों की खान है। तो चलिए सेहतमंद रहने के लिए लाइफस्टाइल में आज से ही छोटे छोटे बदलाव करते हैं। साथ में योग के जरिए बीमारियों को अपने शरीर से दूर भगाते हैं। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन ज्योत्सना जी। और देखो, सारे रोगों का हमें शीर्षासन कराना है। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, बीपी, शुगर के, थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस का तो हमने वर्षों से शीर्षासन करवा ही दिया है। अब कैंसर और कैंसर जन्य जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उन सबको भी आज खदेड़ना है। जिंदगी में कुछ ऐसी अनहोनी चीज़ें हो रही हैं, टिफिन भी प्लास्टिक का, बोतल भी प्लास्टिक की, जिनमें औषधियाँ मिलती हैं वो बोतलें भी प्लास्टिक की, जिसमें दूध मिलता है वो थैली भी प्लास्टिक की। हे मेरे राम! और हमारे खून में 70% लोगों के शरीर में, खून में, जिन माताओं के स्तनों का दूध पीते बच्चे, उनके दूध में प्लास्टिक के माइक्रो कण हैं लो। और उन सब से हमें लोगों को बचाना है। तो एक तो यदि सुबह सुबह रोज 1-2 मिनट शीर्षासन कर लेना, ये आसनों का राजा है, ये बड़ा जबरदस्त है। इधर देखो, ये सब चीजें प्लास्टिक, सब इस प्लास्टिक से कैसे छुटकारा मिले। आजकल तो लोग प्लास्टिक के कप में चाय पीते हैं और कहते हैं पेपर वाला। पेपर वाला नहीं है, उस पेपर के अंदर प्लास्टिक के लेयर लगी है। जब गरम गरम चाय, कॉफी, गरम गरम पानी उसमें डालते हैं तो वो उसमें और घुल जाता है। लो, ये सब मामला घोटाला है। उस पे जो मलाई जैसी आ जाती है ना, चाय पर, कॉफी पर और पानी पर भी एक लेयर सी आ जाती है। स्वामी जी, ये जो संकट है हमारे शरीर में जाता है, जो हमारी किडनी को, हमारे लीवर को खराब करता है और कैंसर जैसे रोग हमें देता है मेरे भाई। स्वामी जी, ये संकट बहुत बड़ा है। प्लास्टिक की ढेर पर ये दुनिया बैठी हुई है और प्लास्टिक से बचने की बात हो रही, बड़ी अपने आप में विडंबना है। लेकिन क्या किया जाए, गर्मी बढ़ गई है, सबको खुद को हाइड्रेट रखने के लिए अपने साथ पानी की बोतलें रखनी पड़ रही हैं और ये बोतलें जो हैं प्लास्टिक की हैं। रिसर्च बता रही स्वामी जी कि शरीर में माइक्रो प्लास्टिक सबसे ज्यादा
जो माइक्रोप्लास्टिक के कण हैं वो इन्हीं पानी की बोतलों के जरिए जा रहे हैं। तो स्वामी जी, योगाभ्यास की शुरुआत में आपने सारी बातें तो बता ही दी हैं, संकट तो बहुत बड़ा है, तो क्या एक बार फिर से पारंपरिक तरीके की तरफ हमें जाना होगा? मटका तो पानी का घर में रखा जा सकता है, लेकिन सफर में जाने के लिए बोतल कैसे रखी जाए फिर? आजकल जो है ना, ये स्टील की बोतलें आ गई हैं। आजकल ऐसी बोतलें आ गई हैं, अंदर से उसमें स्टील होता है, बाहर से प्लास्टिक होता है, और उसमें पानी ज़्यादा देर तक ठंडा भी रहता है। घड़े का पानी उसी में भर के लाया करें। आजकल तो मिट्टी की बोतलें भी मिलने लग गई हैं। और एक बात और ख़ास कहना चाहता हूँ, जो ये डायरेक्ट प्लास्टिक की बोतलों में पानी भर के रखते हैं ना, गर्माहट से वो प्लास्टिक और जल्दी पिघलती है, तो गर्मियों में तो प्लास्टिक की बोतल और ज़्यादा खतरनाक हो जाती। कहते हैं ना, करेला और नीम चढ़ा, यह हालात हो जाती है। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखें सभी। आज थोड़ा सा अपने सेहत के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का संकल्प लेंगे। ये प्लास्टिक के टिफ़िन, ये प्लास्टिक की सब बोतलें, ये प्लास्टिक के सारे घर के अंदर जो सामान रखते हैं, इन सब को हटाना पड़ेगा। और लोग तो प्लास्टिक की थैली में चाय कॉफ़ी के साथ जूस भी भर के मंगा लेते हैं। गन्ने का जूस, मौसमी का जूस प्लास्टिक की पैकिंग में आता है। मतलब इन चीज़ों के प्रति जो अवेयरनेस है ना, एजुकेशन है ना, वो बहुत ही कम है। इसलिए इंडिया टीवी पर ये अवेयरनेस भी हम चलाते हैं कि जिन चीज़ों तो अब से तक अगर आपके खतरा है बैग में मानवता पानी को, की बोतल प्लास्टिक की थी तो उसे निकाल फेंकिए, स्टील की बोतल लाइए। और अगर आपके लिए मुमकिन है, अगर आप ख्याल रख पाएं, तो मिट्टी की बोतलें भी बाजार में अवेलेबल है, जैसा कि स्वामी जी बता रहे थे। लेकिन स्वामी जी, न सिर्फ पानी की बोतल, सांस लेने वाली हवा हो, टैप वाटर हो, चीनी हो, नमक हो या फिर शहद हो, जितनी भी चीजें हैं, पोल्यूशन और पैकिंग की वजह से प्लास्टिक के कण शरीर में जा रहे हैं। हर चीज के इर्द गिर्द प्लास्टिक है। इसी वजह से हर साल 78,000 से 2,11,000 के करीब प्लास्टिक के पार्टिकल्स, प्लास्टिक के कण हमारे शरीर में जा रहे हैं। स्वामी जी, इससे कैसे निजात मिलेगी? कई बार तो आप बाजार मार्केट में दिखने लगे के लिए पैकिंग वाली जो चीज़ें हैं उनको भी आप बढ़ावा देते हैं, लेकिन इनको कैसे पहचाना जाए कि किस में प्लास्टिक कम है, नहीं? अभी आप बता रहे थे कि जो कागज़ का कप है उसके अंदर भी प्लास्टिक की लेयरिंग है। देखो, कुछ तो गवर्नमेंट को रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे। इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत है। हमें ना चाहते हुए भी हमने देखो जो है एलोवेरा चंक, ये सब हमने कांच की बोतल में ले आए, हमने शरबत भी कांच की बोतल में ले आए। लेकिन बाजार में जो कंपटीशन है ना, तो सरकार को कुछ ऐसे रूल्स बनाने पड़ेंगे कि भाई आप जो है, अब दूध की थैली का तो विकल्प ही नहीं है। यदि उस अब यद्यपि जो टेट्रा पैक में दूध आता है उससे थोड़ा बचाव हो जाता है, उसके अंदर दूसरा एल्युमिनियम आदि की सीट होती है, तो कुछ तो गवर्नमेंट को रेगुलेशन लाने पड़ेंगे। कुछ लोगों को अपने आप को बचाने के लिए खुद अपने जीवन में कुछ नियम, कुछ व्रत लेने पड़ेंगे कि भाई जितना हम अधिकतम बच सके इन चीज़ों से बचना पड़ेगा, और थोड़ा पेमेंट भी करना पड़ेगा। मैंने देखा, हमने नारियल का तेल वो उसमें वर्जिन कोकोनट ऑयल कांच की बोतल में लॉन्च कर दिया, पूछा तो पता लगा 40 रुपये तो पैकिंग का ही खर्चा है। लो, तो अब इतना ये सब तामझाम है, इतना कंपटीशन है, लेकिन इन सब के बीच में अपनी ज़िंदगी, अपनी सेहत तो हमें संभाल के रखनी है ना। तो थोड़े बहुत प्लास्टिक के कण चले भी जाए तो रोज़ एक बार सुबह इंडिया टीवी पर हमारे साथ में पावर योगा कर लिया करें, थोड़ा पसीना निकाला करें, जॉगिंग किया करें, सूर्य नमस्कार किया करें। और जब ऐसे पसीना निकालेंगे तो ये कुछ मल से, कुछ मूत्र से, कुछ पसीने से ये सब गंदगी निकल जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ साल में एक बार तो यहाँ योगराम निरामय में आकर के पंचकर्मा जागना उन लोगों को भी पड़ेगा। सप्ताह में एक बार कम से कम पूरा उपवास। सरकार की जिम्मेदारी तो स्वामी जी है ही है कि वो रेगुलेट करे, वो चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश लगातार करती रहे। लेकिन स्वामी जी, जो जनता, जो लोग इस्तेमाल करते हैं चीजों को, उनको भी बहुत ज्यादा जागने की जरूरत है, क्योंकि सबसे पहला नुकसान वो खुद कर रहे हैं, अनजाने में, कई बार जानकर। एक तस्वीर स्वामी जी मैं दिखाने जा रहा हूं अपने दर्शकों को। प्लास्टिक का कचरा जो हम सब फैला रहे हैं वो जानवरों के पेट में कैसे जा रहा है। एक मृत गाय के पेट से करीब 50 से 60 किलो
प्लास्टिक बैग निकाले गए। अब इसका क्या निदान है? जो कचरा हर तरफ पड़ा है, गाय वो कचरा उसी में से रोटी और दूसरी चीजें तलाश करके खा रही है और उसके पेट में प्लास्टिक जा रही, 50 से 60 किलो उसके प्लास्टिक साथ वो प्लास्टिक भी खा लेती है और वो पेट से निकलती नहीं, वहीं जमा हो जाती है। बताओ, 30, 40, 50 किलो गाय जिसको हम माता कहते हैं। पहले तो हमें अपने जो सनातन सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो पर्यावरण है, प्रकृति है, ये जो प्लास्टिक है ना, एक तो जब भी बाजार में सामान लेने जाए तो पहले जैसे झोला लेकर के जाते थे ना, ये जो है मॉडर्न बनने के चक्कर में आज ऐसे ही बस हाथ हिलाता हुआ पहुंच जाता है। ये कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, ये जो देसीपना है, ये आपके संस्कारों को दर्शाता है, प्रकृति पर्यावरण के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये कोई पिछड़ापन नहीं है, बल्कि आगड़े वही हैं, विवेकशील वही हैं, समझदार बुद्धिमान विवेकशील वो हैं जो घर से झोला लेकर के जाते हैं। तो ये जो प्लास्टिक की थैलियाँ, और ये तो आपने गाय माता के पेट के अंदर की बात कही। मैं दिल्ली जाता हूँ तो देखता हूँ, ओहो, उधर दिल्ली में घुसने से पहले बाईं तरफ क्या मुर्गा मंडी क्या बोलते हैं, और उधर से फिर बाईं तरफ से नोएडा शुरू हो जाता है, आगे दाईं तरफ फिर जो है आगे अक्षरधाम और दिल्ली की शुरुआत हो जाती है। ओहो, क्या गाजीपुर मंडी, वो कई 100 फीट ऊंचा पहाड़ लगा पड़ा है और उसमें से धुआं, कचरा सब निकलता रहता है। कैसे लोग उसके आस पड़ोस में रह लेते हैं। तो ये जो कचरा प्रबंधन की नीति है, उस पर भी हमें ध्यान करना पड़ेगा। ग्रीन कचरा अलग, फिर जो है ये प्लास्टिक वाला कचरा अलग, और बहुत कुछ करने की जरूरत है। लोहा लकड़ आदि अलग। विदेशों में इन चीज़ों के प्रति बड़ी अवेयरनेस देखी मैंने, यूरोपियन देशों में खास करके, जो भी विकसित सभ्य देश हैं। भारत को भी इसमें थोड़ी अब लंबी पहल करने की जरूरत है, बाकी खुद तो पहल कर ही लें हम। तो अपने शरीर को इतना मजबूत बना लें कि थोड़ा बहुत कचरा जाए तो उसको हम रोज इंडिया टीवी पर निकाल लिया करें। एक संकट स्वामी जी इस वजह से खड़ा हुआ है कि प्लास्टिक ने बड़ी सहूलियत दी है, इजी टू हैंडल है, गिर जाए तो टूटेगी नहीं। अब पार्टियों में लोग सहूलियत के चक्कर में प्लास्टिक प्लेट या फिर बोतलों का इस्तेमाल करते हैं जो प्लास्टिक की होती, क्योंकि वो टूटने का खतरा नहीं है। और फिर अगले दिन कूड़े का अंबार लग चुका होता है, ढेर लग चुका होता है। तो स्वामी जी इस पर भी बात करने की जरूरत है, और आपकी अपील स्वामी जी बड़ी मायने रखती है। अगर आप कहेंगे तो लोग जरा गौर से सोचेंगे और फिर आगे उससे बचेंगे। ये प्रकृति को हम माँ कहते हैं, और ये सच है कि मनुष्य का जो जन्म होता है पंच महाभूतों से होता है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, जब हमने जल को दूषित कर दिया, मिट्टी को दूषित कर दिया, पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया, तो ये सारा कचरा हवा, मिट्टी, पानी आदि के माध्यम से वापस हमारे शरीर में जाने वाला है। पहले पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, रेडिएशन इतना ज़्यादा है, खाने पीने की चीज़ों में इतना ज़्यादा कचरा है, इतना ज़्यादा एडल्ट्रेशन है, ऊपर से सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक सारे जो है पर्सनल केयर, हेयर केयर, स्किन केयर, डेंटल केयर, इतना ज़्यादा मोबाइल आदि गजेट्स आदि का यूज करते, इतना ज़्यादा रेडिएशन, सारा कचरा अंदर जा कर के फिर खतरा पैदा करता है और मनुष्य की जीवनीय शक्ति को पूरी तरह से ढा देता है। एक भीतर महाविध्वंस होता है, एक डिजास्टर होता है। इसलिए मैं सबसे कहूँगा, आप शान और शौकत के चक्कर में पाप कर रहे हैं। ये जुल्म है, जाती है अपने ऊपर, प्रकृति के ऊपर, आने वाली पीढ़ियों पर। हम क्या देके जा रहे हैं आने वाली पीढ़ियों को? खेतों में हमने जहर डाल दिया, और जो खेतों में डाल रहे हैं, जो हम प्रकृति पर्यावरण में डाल रहे हैं, वापस ये ध्वनि की प्रतिध्वनि वापस हमारे पास लौट के आने वाला है। और पाप पुण्य का हिसाब तो होने वाला है। जो आप करेंगे उसका अनंत गुणा आपको ही फल भोगना पड़ेगा। आप संसार के न्यायालय को धोखा दे सकते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया आदि को भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान की कर्मफल न्याय व्यवस्था अकाट्य है। उस कुदरत का जो निजाम है, कानून है, उस खुदा से, अल्लाह से, ऑलमाइटी गॉड से, भगवान से डरो और प्लास्टिक का प्रयोग मत करो। अरे भाई, थोड़ा पैसा पार्टी में कम खर्च कर लेना, थोड़े कचरा का पहाड़ मत इकट्ठा करना, ये चीज़ें तो करने पड़ेंगी। कितने ऑफिस में देखा, उन्होंने प्लास्टिक की बोतलें हटा दी, कांच की बोतलें सब जगह लगा दी। लोगों ने अपने घरों में, अपने ऑफिसों में तो ये पहल की है। मैंने कहा इंडस्ट्री के लेवल पर भी और ज़्यादा पहल करनी पड़ेगी। इसमें मैंने देखा हमारे आदरणीय नितिन गडकरी जी बड़े इको फ्रेंडली चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। कितनी बार मुझसे बोला, बाबा जी बैम्बू से बनने वाली या
ये साबूदाने से या और दूसरे स्टार्च से बनने वाली बोतलें, कैसे उनमें लॉन्गेविटी को बढ़ाया जाए, स्टेबिलिटी को बढ़ाया जाए, जिससे कि सेल्फ लाइफ के साथ में प्रोडक्ट अच्छे रहें। तो ये बहुत तरह से चारों तरफ से इसमें रिसर्च भी करने की ज़रूरत है, कुछ कानून भी बनाने की ज़रूरत है और एक व्यापक सजगता जागरूकता की अवेयरनेस की ज़रूरत है, जो हम आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। प्रकृति पर्यावरण के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाते रहेंगे और इसको बचाते रहेंगे। सरकार की रेगुलेशन की बात तो स्वामी जी सरकार जाने, लेकिन लोगों को आगाह करने का, लोगों में अवेयरनेस फैलाने का काम इंडिया टीवी लगातार करता रहता है और ये काम आज भी हमने जारी करके रखा हुआ है। स्वामी जी, नितिन गडकरी जी की बात हुई तो एक इंटरव्यू में उनका सुन रही थी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि वेस्ट बहुत सारा है हमारे आसपास, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए और उसको यूज कैसे किया जाए। तो उसका एक तरीका उन्होंने बताया कि जो हाईवेज वो बनाते हैं, उन हाईवेज में इन कूड़े कचरे को ट्रीट करके भरा जा सकता है और उसके ऊपर जो पक्की लेयर बिछानी है कंकड़ों की, पत्थर की, सीमेंट की, वो बिछाई जा सकती है और इसका वो इस्तेमाल भी कई हाईवेज में कर चुके हैं इस तकनीक का। ये बहुत अच्छी बात है। चारों तरफ से सजगता की ज़रूरत है। यूरोपियन देशों में, जिनको हम विकसित देश बोलते हैं, उनमें ये चीज़ें बहुत हो रही हैं। भारत में पॉलिटिकल लेवल पर, सोशल लेवल पर, रिलीजियस लेवल पर इस पहल की ज़रूरत है मेरे भाई। ठीक है स्वामी जी, देखिए रोकथाम पर हमने अच्छी खासी बात कर ली है, आपने लोगों से अपील भी कर दी है और मुझे उम्मीद है कि लोग जो है आने वाले वक्त में जब अपने घर के प्रोग्राम करेंगे तो प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करेंगे। स्वामी जी, लेकिन जो प्लास्टिक हमारे शरीर में जा चुका है उसका क्या करें? अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स पर जो उसका असर पड़ रहा है, बुरा असर, अब जरा उस पर बात कर लेते हैं। ये जो माइक्रो प्लास्टिक हैं, जो प्लास्टिक के छोटे छोटे कण हैं जो हमारे खून में शामिल हो गए हैं और ब्लड वेसल्स को जाम कर रहे हैं, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल नहीं रह पा रहा लोगों का। तो स्वामी जी जरा दिल मजबूत बना रहे, ब्लड वेसल्स में जाम ना लगे, ट्रैफिक जाम ना हो वहां पर, जरा इसके लिए कुछ करवा दीजिए। 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक है मेरे भाई हुसैन जी, 1 लाख किलोमीटर लंबा। उसमें कहीं पर भी क्लोटिंग आती है, ब्रेन में क्लोटिंग आती है तो पैरालिसिस हो जाता है, आंखों में क्लोटिंग आती है तो जो है वो दिखना कम हो जाता है और ब्रेन में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कचरे जम जाए। यद्यपि यहाँ गले में ब्लड ब्रेन बैरियर लगा हुआ है, थोड़ा दिमाग में कम जाता है प्लास्टिक, फिर भी लोगों को दिमाग में सूजन आ रही है, बहुत ख़तरनाक बीमारियाँ हो रही है दिमागी तौर पर। फिर यही प्लास्टिक का कचरा जो है वो दिल में जा रहा है, लीवर, किडनी, स्किन में जा रहा है, हड्डियों में जा रहा है। ये हमारे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र सप्त धातुओं को दूषित कर रहा है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश को, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को, अष्ट चक्रों को, नवद्वारों को, 72,72,10,201 नाड़ियों को, पूरे अस्तित्व को, पूरे ताने बाने को ये जहरीला कर रहा है, अंदर विध्वंस, डिजास्टर कर रहा है। तो इस तबाही से कैसे बचाना है? आपने हार्ट का पूछा तो पहले हार्ट के लिए बताता हूँ। एक तो सुबह उठ करके यदि हो सके तो 5 चीज़ें, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और हनी, ये गर्म पानी में मिलाकर के एक बार पिला देते हैं, पूरे शरीर का कचरा साफ हो जाता है। अकेला गोधन अर्क भी पी सकते हैं, अकेला आंवला एलोवेरा भी पी सकते हैं, ये अकेली गिलोय भी पी सकते हैं, अकेला तुलसी भी पी सकते हैं। इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, लॉन्गेविटी को बढ़ाता है और अंदर के कचरे को साफ करने में मदद करता है। शंख प्रक्षालन बड़ा अच्छा होता है, उपवास बड़ा अच्छा होता है, इसलिए डेली इंटरमिटेंट उपवास और सप्ताह में एक बार उपवास की हम बात करते हैं। और ये अंदर का कचरा निकालने के लिए पेठे और लौकी का जूस, ये तो बड़ा अद्भुत है साहब। इसलिए मेरे जो है पास में ना ये सजा के रखते हैं, जैसे सब्जी वाले की दुकान पर सब्जियां सजी मिलती है ना, हमारे यहाँ लौकी और पेठा हमेशा आपको सजा हुआ मिलेगा। इसका कारण ये है कि ये अंदर की गंदगी को धो देता है और अंदर जो कचरा जमा रहता है उससे हार्ट में कैल्सिफिकेशन भी होता है, उससे इजेक्शन फ्रैक्शन हार्ट का कम होता है, हार्ट में ब्लॉकेज आते हैं, हार्ट इनलार्ज हो जाता है, हार्ट की पल्पिटेशन गड़बड़ आती है और हार्ट कमज़ोर हो जाता है। कई बार अभी जैसे वैक्सीनेशन के बाद, खास करके कोरोना के बाद, अचानक मैं देख रहा हूँ, अभी मैं 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के भाई से बात कर रहा था, जवान बेटा एकदम तंदुरुस्त, ना कोई हार्ट में ब्लॉकेज, कुछ नहीं। वैक्सीनेशन के बाद ये हालात हुआ, अचानक उसको हार्ट अटैक हुआ, मर गया। अचानक ब्रेन स्ट्रोक, अचानक हार्ट अटैक की घटनाएं घट रही हैं। इसके लिए कम से कम 2 चीज़ें ज़रूर शुरू करें, या तो गोधन अर्क पिएँ या लौकी पिएँ। लौकी हमारी नेशनल वेजिटेबल है,
ये बड़ी ज़बरदस्त है। लौकी पेठा बहुत ज़रूरी है, सप्ताह में एक बार सभी ज़रूर पी लिया करें और पूरे शरीर का ये जो जहर है इसको निकाल लिया करें। और किडनी का कचरा है उसके लिए गोखरू और धनिया का पानी वो बड़ा ज़रूरी है। और ये गोमुखासन भी इसलिए हमने किया, ये भी स्ट्रक्चरल बैलेंस करने के साथ हमारे लीवर को, किडनी को, हार्ट को भी हेल्दी रखता है। और साथ में ये बटरफ्लाई और ये अभ्यास ये जी मेरी बहन जो सुना जी। स्वामी जी, आपने किडनी का जिक्र किया तो मुझे याद आया कि माइक्रोप्लास्टिक के जो कण हैं वो अब शरीर के भीतर जाकर किडनी और लिवर को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। स्वामी जी, योग के जरिए तो हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर ही सकते हैं, तो किडनी लिवर की सफाई के लिए भी एक यौगिक सेशन करवा दीजिए, क्योंकि बचाने का और फिल्टर करने का काम इन्हीं दोनों ऑर्गन्स का है और भारी जिम्मेदारी है। इधर ये लीवर, फिर इधर ये पेनक्रियास, फिर दोनों किडनी अंदर है ना, इसके लिए बाह्य प्राणायाम। इसके साथ सुखासन में आगे झुक गए अथवा वज्रासन में, पद्मासन में बैठ करके आगे झुके, एड़िया बाहर, पंजे अंदर, और आगे झुक करके 1-2 मिनट आगे रुक जाते हैं, श्वास बाहर छोड़ करके। इससे लीवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, माताओं बहनों का यूट्रस, ओवरी, पूरा पाचन तंत्र, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम, तीनों पर अच्छा असर पड़ता है। ये बहुत जरूरी है। अब लीवर के लिए खास करके लिवोग्रिट, किडनी के लिए रीनोग्रिट औषधि या इनका काढ़ा भी हम देते हैं। पेनक्रियाज के लिए पेंकोग्रिट, और उस सूजन के अलावा उसमें शुगर भी है तो फिर मधुनाशिनी मधुग्रिट भी देते हैं। प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिट। किडनी के लिए गोखरू और धनिया का पानी। लीवर के लिए जीरा, हल्दी, जीरा, मेथी, सौंफ, अजवाइन, ये बहुत अच्छा है। मेथी, जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, इसका पानी पिला देते हैं। और ये कपालभाति के साथ मंडूकासन। आगे झुके तो कपालभाति के साथ ऐसे जब मंडूकासन करते हैं तो गति से वह जो कचरा जमा रहता है ऐसे आगे झुक करके, और इससे तो लीवर, किडनी में कैंसर तक हो रहा है, पेनक्रियाज में, आंतों में कैंसर हो रहा है, पेट में कैंसर हो रहा है, एब्डोमेन कैंसर हो रहा है, लोअर एब्डोमेन में कैंसर हो रहा है। उसके लिए फिर ये मेरे सामने रखिए ना सिस्टोग्रिट, सिस्टोग्रिट डायमंड, करक्यूमिन गोल्ड, ओरोग्रिट, ये सब औषधियाँ देनी पड़ती है। एंटी कैंसर जूस पिलाना पड़ता है। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, इसका जूस पिलाते हैं। लीवर में कैंसर हो तो फिर भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई। वो कैंसर जब किडनी में हो जाता है तो उसमें धनिया, सौंफ, धनिया, सौंफ और गोखरू, अलग अलग जगहों पर ये जो कैंसर होता है ना उसको भी निकालने के तौर तरीके। हर रोग को, हर विकार को हम शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। ये मंडूकासन, योग मुद्रासन इसलिए हमारी दैनिक दिनचर्या में हमने सम्मिलित कर दिए। बैठ करके मंडूकासन, योग मुद्रासन, जो इतना भी न कर पाए तो सुखासन में आगे झुक करके, और यूँ इतना ही झुक जाए और जो पूरा कर सके थोड़ी जमीन पर टिका दे ऐसे। और एक ही अभ्यास है ऐसे, ये ऐसे पवन मुक्तासन, ये भी लीवर के, किडनी के लिए, पेनक्रियाज के लिए अप्रतिम है। ऐसे स्वामी जी, मैं अभी आपकी बातें सुनते सुनते मेरा जहन जा रहा था, पसीना आएगा कि ये संकट बहुत बड़ा है और इस पर एक बहुत बड़े अभियान की जरूरत है। पानी की बोतल स्टील की और मिट्टी की कर ली तो क्या, घर में जो वाटर प्यूरिफायर लगा है वो भी प्लास्टिक का, और मैंने जितने घरों में देखा सब प्लास्टिक के ही होते हैं। उसमें जो मेम्ब्रेन लगी है, उसमें जो फिल्टर लगे हैं वो प्लास्टिक के बने हुए हैं, पानी की पाइपलाइन प्लास्टिक की है, मतलब हर तरफ से लोग प्लास्टिक से घिरे हुए हैं। तो एक ही जरिया है, योग करिए और योग से अपनी बॉडी को इतना पावरफुल बना लीजिए कि आप प्लास्टिक के कण को अपने शरीर से बाहर निकाल कर फेंक दीजिए। फिर भी अगर किसी को कोई खतरा हो रहा है तो स्वामी जी उसका उपाय बताएंगे। स्वामी जी देखिए, ज्यादातर फूड पाइप, लंग्स और पेट के कैंसर देखे जा रहे हैं। चूंकि आप कैंसर की बात कर रहे थे इसलिए मैंने जिक्र किया। परेशानी यह है स्वामी जी कि इस वक्त रहते इस बीमारी का पता लोगों को नहीं चल पाता। बॉडी में क्या बदलाव कैंसर की तरफ इशारा करता है, लोग समझ सकें कि फूड पाइप में कहीं कोई कैंसर जैसी बात हो रही है। क्या शरीर में छोटे छोटे कुछ सिग्नल ऐसे होते हैं जिससे पता चले? किया है आजकल कुछ लोग कह रहे हैं हम थूक के सलाइवा से पता लगा लेंगे, कुछ कहते हैं खून से पता लगा लेंगे,
कुछ अलग अलग प्रकार के स्कैन कर रहे हैं, उनसे हम कहते हैं कि हम कैंसर का अर्ली स्टेज में पता लगा लेंगे। मैं इसके वो लक्षण बताता हूँ जो हर आदमी उसका अंदाज़ा लगा सकता है। कुछ बॉडी से इंडिकेटर मिल जाते हैं कि कैंसर हो रहा है। तो ठीक है, ब्लड टेस्ट आदि मैं सब किसी का मना नहीं कर रहा हूँ, इन सब की एक महिमा है। लेकिन शरीर में जब कहीं पर भी गांठें उभरने लगे, जब बहुत ज़्यादा शरीर के अंदर से कहीं पर भी फोड़े फुंसियाँ होने लगे, तो समझ लो आपके भीतर कार्सोजेनिक तत्व पनप रहे हैं, कैंसर की संभावनाएं हैं। तो गांठों को हल्के में ना लें। लंबे समय तक खांसी चल रही है तो उसको हल्के में ना लें, वो आपको फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। और ब्रेस्ट में चेस्ट में गांठें हो जाती है, उसको भी हल्के में ना लें। यूट्रस में भी गांठें हो जाती है, उनको भी हल्के में ना लें। कई बार तो ऊपर से हाथ लगाने से पता लग जाता है। ब्रेस्ट आदि में तो ब्रेन ट्यूमर, पिट्यूटरी ग्लैंड आदि में ट्यूमर होता है तो आंखों पर उसका बुरा असर आने लगता है और बॉडी का बैलेंस भी करने लगता है। पेट में यदि अल्ट्रासाउंड आदि नहीं कराया है तो पीरियड गड़बड़ाने लगते हैं, मासिक धर्म गड़बड़ाने लगता है। पुरुषों में सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होने लगते हैं तो समझ जाओ कि आपके भीतर जो कार्सोजेनिक तत्व हैं वो बढ़ रहे हैं। फिर इसी तरह से जब अचानक आपको चक्कर से आने लगे, आप बहुत ज़्यादा थकने लगे, अब हम कहते हैं कि 100 बार भुजंगासन करो, पता लगा आपने तो 10 ही बार किया और 10 बार में ही आप ढह गए, इसका मतलब आपके अंदर कैंसर पैदा हो सकता है। लो इम्यूनिटी से भी कैंसर पैदा होता है। फिर हाई कैफीन इंटेक, हाई सॉल्ट इंटेक, रेड मीट और जेनेटिकली भी जिनके परिवार में किसी को भी कैंसर हुआ था तो उसको तो अतिरिक्त सावधान रहने की ज़रूरत है। कई बार फुल बॉडी स्कैन करना पड़ता है, तब जाकर के पता लगता है ये तो हड्डियों में, पूरे शरीर में ये तो कैंसर फैल गया। तो जब आपका की इम्यूनिटी लो होने लगे, बार बार आप बीमार पड़ने लगे तो भी आपको कैंसर हो सकता है। लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन हो तो कैंसर हो सकता है। लंबे समय तक एसिडिटी रहे तो आपको अल्सर से लेकर के कैंसर हो सकता है। तो ये बहुत सारे इंडिकेशंस हैं। सबसे बड़ी बात है हमारी इम्यूनिटी। इम्यूनिटी अच्छी होगी तो कैंसर कारक जितने भी तत्व हैं, कार्सोजेनिक जितने भी तत्व हैं, और इतना ही नहीं, जितने भी बीमारियां हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, सब बीमारियों से आप लड़ सकेंगे। भाई देखो, कमजोर आदमी को तो छोटा सा मच्छर भी मार देता है, सर्दी गर्मी लू ही मार देती है। इसलिए बलवान बनो, इम्यूनिटी बढ़ाओ, कम से कम 100 बार ये भुजंगासन हमारे साथ करो, ऐसे ऐसे और इम्यूनोग्रिट खाओ, करक्यूमिन गोल्ड खाओ, न्यूट्रिला डेली एक्टिव खाओ। सुबह सुबह 1 चम्मच गाय का घी जरूर पिया करो। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और हनी तो मैंने बताया पंचामृत। ये गाय का घी सुबह सुबह जो पी लेते हैं ना, उनकी इम्यूनिटी भी सुपर इम्यूनिटी तैयार हो जाती है मेरे भाई हुसैन जी। और मैं आपके सामने उसका रियल वर्ल्ड एविडेंस हूँ, लाइव उदाहरण हूँ। स्वामी जी देखिए, जब तक इंसान की ज़रूरतें हैं तो बाज़ार भी सजा हुआ है, और बाज़ार की नज़र जो है वो इमोशंस पर भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से है। अब किसी परिवार में बच्चा आया तो स्वामी जी खिलौने भी आएंगे, बहुत सारे खिलौनों का बाज़ार सजा हुआ है। सॉफ्ट टॉयज़ के ज़रिए बच्चों के शरीर में प्लास्टिक के कण पहुँच रहे हैं, और जाहिर है कि इसका एक बड़ा ख़तरा है। मुझे याद है बचपन में स्वामी जी, हम लोग जब छोटे थे तो छोटे छोटे बच्चों के हाथों में लकड़ी की चटवी होती थी, अब वो सारी चीज़ें प्लास्टिक की हो चुकी हैं। जो दांत निकलने में टीथर के तौर पर, जिसे आज टीथर कहते हैं, लकड़ी की आती थी पहले, अब वो सब कुछ प्लास्टिक का हो चुका है। तो स्वामी जी बच्चों को कैसे बचाएं? अब देखो, ये खिलौनों के साथ साथ ना बच्चों के हाथ में एक तो थोड़ा हनी डाल करके और दूध डाल करके, पानी डाल करके प्लास्टिक की बोतल में पकड़ा देते हैं बच्चे। जब वो नए दांत निकलते हैं तब भी, और वैसे भी बच्चे धीरे धीरे पीते रहते हैं, उससे प्लास्टिक के कण पहुंच जाते हैं। अब हमने तो भाई मुंह के वो बोतल लगाई नहीं थी, इसलिए सुरक्षित आपके सामने बैठे हुए। हमने तो माँ के स्तनों का दूध पिया। आजकल माँ ही इतनी कमजोर है, उनके स्तनों में दूध बहुत कम है। उसके लिए मैंने बताया था, जीरा हल्का सा सेक करके और शतावर का प्रयोग करना चाहिए। बस अपने प्रकृति की तरफ लौटो, संस्कृति की तरफ लौटो, अपने बच्चों को इन नकली खिलौनों से बचाओ। पहले बच्चे शेरों के साथ खेला करते थे, भरत शेर के साथ खेला, इसलिए भारत नाम पड़ा, भरत के नाम पर भारत का। तो ये सब चीज़ें देखो, चेंज तो करना पड़ेगा हुसैन भाई।
आपके कि घर में नई नई बिटिया आई है तो आप उसको कम से कम इन सब चीज़ों से बचाना। बिल्कुल सब स्वामी माता जी। पिता को संकल्प लेना चाहिए बच्चों को जो है ये जो प्लास्टिक वाले खिलौने जिनसे बच्चों की हानि हो सकती है उससे बचाना पड़ेगा। तो हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा और सजगता जागरूकता भी ज़िंदगी में बढ़ानी पड़ेगी और हर कीमत पर योग हर दिन करना पड़ेगा हमारे साथ इंडिया टीवी पर। तो इन बड़े बड़े उपद्रवों से बचा पाएंगे स्वयं को। और बच्चों के लिए तो फिर देखो क्या करें फिर बच्चों को, एक तो बच्चों को मैदान में खिलाया करें, मिट्टी के मैदान में बच्चों को दौड़ाया करें तो उनके शरीर का भी जहर निकलेगा, नहीं तो बच्चों के शरीर में ही। और 5 साल तक बच्चों को चीनी नमक अनाज तक मत देना और उनके मुंह में ये प्लास्टिक का तो जहर डालना ही मत। तो कुछ चीज़ों के प्रति सिंथेटिक दवाओं का जहर मत डालना। डिजिटल वर्ल्ड का ये जो है मोबाइल का रेडिएशन का, इससे इस सबसे बच्चों को बचा करके रखना। नहीं तो बच्चों की इम्यूनिटी बचपन से ही उनकी जो जीवनी ऊर्जा है उसको हम महाविध्वंस की ओर ले जाते हैं। ये ठीक नहीं। स्वामी जीवनी जी? ऊर्जा का ऊर्ध्वक्रमण होना चाहिए मेरे भाई। मगर ये प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक के कण वाली मेरी बहन। परेशानी यहीं तक नहीं रुकी है। माएं जो प्रेग्नेंट हैं, महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, उनके जरिए अजन्मे बच्चों के ब्रेन, हार्ट और किडनी में भी प्लास्टिक पहुंच रहा है, जो बच्चों के विकास के लिए बेहद खराब है और बुरा असर डालता है। ऐसे में गर्भवती महिलाएं क्या सावधानी बरतें, आज ये भी समझाइए। तो देखो गर्भवती महिलाओं को एक तो जैसे मीनाक्षी जी ने 9 महीने तक बच्चा जन्म देने के 2 दिन पहले तक योग किया, लो इसको कहते हैं प्रतिबद्धता। तो गर्भवती महिलाओं को योग करना चाहिए कपालभाति को छोड़ करके और आगे झुकने वाले आसनों को छोड़ करके, सूर्य नमस्कार से लेकर के सर्वांगासन, शीर्षासन से लेकर के अनुलोम विलोम तक, भस्त्रिका। और खान पान में शाक सब्जियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को प्लास्टिक की बोतलों से भी बचना चाहिए, प्लास्टिक की दूध की थैली से भी बचना चाहिए। तो भाई हो सके तो गाय पालो, गाय माता नहीं है तो भैंस आंटी का दूध पी लो भाई। अब देखो ये जो पुरानी संस्कृति थी ना, उधर लौटने के अलावा और कोई रास्ता बचा नहीं है, इसलिए लौटना तो पड़ेगा ही। गर्भवती महिलाओं को प्राणायाम करना पड़ेगा और फिर नॉर्मल डिलीवरी हो इसके लिए गाय का घी पिया करें 1 चम्मच। पहले गाय का घी पिलाया करते थे माताओं को, कम से कम जब 4-5 महीने का गर्भ हो जाता था तो 2-3 महीने 1-1 चम्मच ऐसे भी समस्त आदमी को भी पीना ही चाहिए। गाय का घी पीने से नॉर्मल डिलीवरी होती है और अपामार की जड़ फिर बांधने से भी नॉर्मल डिलीवरी होती है। अब ये छोटी छोटी बातें हमने कितनी बार बताई है लेकिन लोग भूल जाते हैं, इसलिए हमें बार बार याद दिलानी पड़ रही हैं। और गर्भवती माताओं को लौकी की सब्जी रोज़ खानी चाहिए, वो सारे शरीर को डिटॉक्स करती रहेगी। लौकी की सब्जी, लौकी का सूप या लौकी का जूस। वैसे भी आजकल तो गर्मियां हैं, गर्मियों में तो विशेष रूप से लौकी का जूस और लौकी की सब्जी, और सर्दियों के अंदर सूप आदि, थोड़ा अजवाइन, जीरा और हींग थोड़ा डाल करके ना बड़ा अच्छा बनता है ऐसा। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो ये गड़बड़ झाला नहीं होगा, नहीं तो घोटाला तो बहुत है। और बच्चों की इम्यूनिटी के लिए उनको स्वर्ण प्राशन करवाया करते थे हम, उनको कुमार कल्याण रस खिलाते हैं, मोती पिष्टी खिलाते हैं, ये सब चीज़ें करके उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। वैसे तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड जो मेरे पास में रखे हैं, वीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम आदि हम बताते ही हैं ना, ये सब भी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं मेरी बहन ज्योत्सना जी। अब देखिए स्वामी जी, हर कोई जो है वो प्लास्टिक वाला जो पोल्यूशन है उससे निपट तो नहीं सकता, लेकिन अपने शरीर को तो मजबूत कर ही सकता है। इतना मजबूत कि जो प्लास्टिक के पार्टिकल्स आपके बॉडी में जा रहे हैं उससे निपटा जा सके, उसको शरीर से बाहर निकाला जा सके। प्लास्टिक और उससे निकलने वाले टॉक्सिक केमिकल एंडोक्राइन सिस्टम को डैमेज करते हैं। शुगर, बीपी की परेशानी बढ़ाने के साथ साथ थायराइड की परेशानी भी इससे लोगों में बढ़ रही है। हर दूसरा तीसरा आदमी आपको थायराइड से ग्रसित मिल जाएगा। तो स्वामी जी जरा प्राणायाम करवाते करवाते जरा समझाइए कि प्राणायाम प्लास्टिक के खिलाफ लड़ाई में कितना कारगर है। ये बहुत जोरदार है मेरे भाई हुसैन जी। ये एक तो ये 5 बार ये कर ले, गले को टाइट करके सांस को अंदर भरना, दाहिना को बंद करके बाएं से छोड़ना, 5 बार ये कर ले। हो सके तो सर्वांगासन, हलासन कर ले, ये थायराइड के लिए बड़ा ही जबरदस्त है। ये और ये ऐसे 1 से 2 मिनट, और ये मत्स्यासन भी बड़ा जोरदार है इसके लिए।
और ऐसे, और फिर बैठ करके उष्ट्रासन, ये ऐसे, और बीपी शुगर के लिए तो रोज हम पवन मुक्तासन, लेट करके बैठ के मंडूकासन, बीपी के लिए मुक्तावटी, शुगर के लिए मधुराश्री, मधुगिरी। खीरा करेला टमाटर का जूस अब तो इतना प्रसिद्ध हो गया है, लोग घर घर में बनाने लग गए हैं। खीरा करेला टमाटर का जूस पीने से पेनक्रियाज एक्टिवेट हो गया है। एक भुक्तम हो रहे लोग, बार बार खाना नहीं खा रहे, और पानी पूरा पीना और शुद्ध पानी पीना। शुद्ध पानी पीने से डिहाइड्रेशन भी नहीं होता और टॉक्सिन शरीर के बाहर हो जाते हैं। और वो भी अब गर्मियाँ हैं तो घड़े का पानी पिएं, थोड़ा नींबू पानी पिएं, नारियल पानी पिएं, बेल का शरबत पिएं, अपने घरों में बादाम की ठंडाई बनाएं। तो ये सब चीज़ें वापस अब अपनानी पड़ेगी, अपनी जड़ों से जुड़ना पड़ेगा, बैक टू बेसिक। इधर लौटना ही पड़ेगा मेरे भाई हुसैन जी, और कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बैक टू बेसिक्स का नारा दुनिया भर में गूंज रहा है और हम सबको भी इस नारे पर अब गौर करने की जरूरत है कि कैसे बीमारियां हमें घेर रही हैं और क्यों घेर रही हैं। स्वामी जी अब आगे बढ़ते हैं, बीमारियों को कंट्रोल करने का रामबाण उपाय जो आप रोजाना बताते हैं, तो उसका वक्त हो गया है। तो स्वामी जी आज रामबाण में क्या खास है? अब तो बाण भी प्लास्टिक के आ रहे हैं स्वामी जी। आज रामबाण में ये हमने सब नकली सौदा हो गया है। तो ये देखो, मंजरी के साथ नीम के पत्ते ले लिए, नीम के पत्ते ऐसे मंजरी के साथ। हमने पहले नीम खाना भी बताया था। नीम में थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा जीरा, जो है वीटग्रास, और ये आंवला, ये बड़ा ज़बरदस्त है। अब ये आंवला हमारे यहाँ 12 महीने हो रहता है पेड़ के ऊपर। थोड़ा इसके अंदर ये डाल दिया हमने, जो है हल्दी, हल्दी की एक गांठ भी पर्याप्त है एक व्यक्ति के लिए, ये हल्दी। फिर थोड़ा सा इसमें तुलसी, और जो है इसमें गिलोय, गिलोय ये हमारे पास रहती है खूब थोक में, ये गिलोय, इसके छोटे छोटे टुकड़े काट करके। एलोवेरा भी हम रखते हैं, ये एलोवेरा को ऐसे निकालिए, पल्प इसको डाल दिया। और फिर थोड़ा सा गोधन अर्क ये अलग से पी लेना, क्योंकि थोड़ा बकबका लगता है। और इसको जब पानी थोड़ा डाल करके और क्रश कर देते हैं ना, ये एंटी कैंसरस जूस है, पूरे बॉडी को डिटॉक्स कर देता है। तो और ये भी घड़े का पानी यदि डालेंगे तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये सुबह सुबह जूस जिसने पी लिया ना, तो ये एंटी कैंसरस जूस है, ये डिटॉक्स जूस है। अब तो विदेशों में 5 स्टार होटलों में भी मिलने लग गया है मेरे भाई। और जो इसको पी लेता है ना, सच में उसकी ज़िंदगी ही बन जाती है। तो देखो भाई, हम तो अब इस कैंसर के जंजाल में नहीं फंसेंगे, क्योंकि जो इसको पिएगा वो कैंसर फ्री होकर जिएगा। तो इतनी मुश्किल क्या है, इस जूस को तैयार कीजिए और स्वामी जी जैसे इसे गटक रहे हैं वैसे ही आप भी गटक लीजिए, फिर कहना ही क्या है। स्वामी जी बहरहाल अब योग पंचायत का वक्त है। स्वामी जी बहुत सारे वीडियोस देश और दुनिया से आए हैं, कुछ चुनिंदा वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं। और स्वामी जी अब आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं। अब आपको दिखाते हैं बेस्ट वीडियो, और विजेता के लिए जोरदार तालियां स्वामी जी, और लगे हाथ अब कल के लिए चैलेंज भी दे दीजिए। जोरदार अभिनंदन है। और इनको कल का चैलेंज दे देते हैं। इनको हम गिफ्ट हैम्पर भी देते हैं, मेडल भी देते हैं, प्रशस्ति पत्र देते हैं, और इंडिया टीवी पर आने का मौका भी मिलता है। इसको बोलते हैं हनुमान दंड। इम्यूनिटी बढ़ाएं और कैंसर से लेकर के सब रोगों से लड़ने की ताकत पाएं। ऐसे एक पैर आगे, यो गर्दन यो झुकी हुई, सिर झुका हुआ, छाती नीचे ऐसे टच करती हुई, ऐसे एक पैर आगे और यूं ये ऐसे। तो ये तो होले होले हुआ, तो और थोड़ा वेग से कर सके तो और अच्छा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक जो करके भेजेंगे
वो विजेता बनेंगे। बस नीचे तक जानी चाहिए, ऐसे धीरे धीरे ही कर ले चाहे, उनको भी हम अवसर देंगे। ये चलिए, बेस्ट वीडियो स्वामी जी के मुताबिक वो माना जाएगा जो 10 सेकंड में 10 बार करके पूरा डिटेल जिस तरह से स्वामी जी ने बताया उस तरीके से करके भेजेगा, वो बनेगा विजेता। लेकिन आप कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चला है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।